सादर नमस्कार। ज्योतिर्विज्ञान की इस श्रृंखला के तृतीय भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ ज्योतिर्विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य प्रोफेसर रामदेव साहू जी हमारे साथ विराजमान हैं, जिनसे आज हम पहले प्रश्न के रूप में ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत हम जानेंगे कि एक प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो होता है ये हमारा नाम और राशि से जाने या हमारी जन्म राशि से। आप इसका देखिए, ग्रहों निवारण का करें। प्रभाव जन्म राशि से ही जानना चाहिए, क्योंकि जन्म राशि ही आपकी क्या है कि प्रधान राशि है। नाम राशि है, नाम कुछ भी रख दिया गया, लेकिन नाम से क्या है कि बाह्य वस्तुओं का जो है वो परिज्ञान किया जाता है। लेकिन चूंकि ग्रहों का प्रभाव है वो तो आपके उसी आधार पर पड़ेगा जो आपके क्या कि जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति थी, तो उस स्थिति को ही प्रभावित करेगा। जी तो आपको क्या है कि नाम राशि का जो है विचार त्याग देना चाहिए। नाम राशि का जो फल है वो केवल क्या है कि चंद्रमा के आधार पर क्या है कि वो बताया जाता है, जी जी और चंद्रमा के आधार पर उस फल को लिखा जाता है। जैसे हम क्या है कि अखबार में देखते हैं रोजाना की राशिफल। अब वो राशिफल क्या है? वो राशिफल केवल क्या है कि चंद्रमा की स्थिति के आधार पर फल कल्पित कर दिया गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य के ऊपर केवल चंद्रमा का ही प्रभाव पड़ता है, अन्य ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि चंद्रमा हमारे बहुत अधिक नजदीक है, इसलिए उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, जी और इसीलिए क्या है कि वो राशिफल लिख देते हैं। लेकिन वो राशिफल भी क्या है कि जन्म के अनुसार ही प्रभावित करेगा चंद्रमा भी। जी ऐसा नहीं है कि आप जिस नाम से बोले जा रहे हैं तो उस नाम का जो है वो कोई फल आपको मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि राशिफल कभी भी सही नहीं होता है, जी और व्यक्ति को क्या है कि जो भी फल प्राप्त होगा तो वो क्या है कि जन्म राशि के अनुसार ही विचारना चाहिए। जन्म राशि ही प्रधान राशि है। नाम राशि का तो क्या है कि बाह्य कार्य, जैसे मान लीजिए विवाह आदि है या और जो दूसरे कार्य हैं जो, तो उन कार्यों के अंदर क्या है कि नाम राशि का जो विचार किया जाता है वो बाद की बात है। जी वो जी धर्मशास्त्र का विषय है, इसलिए क्या है कि वहां पर नाम राशि को ग्रहण कर लेते हैं। जी लेकिन जहाँ धर्मशास्त्र का विषय नहीं, जो शास्त्र मूलतः ज्योतिष से संबंधित है, वहां पर तो आपको जन्म राशि ही ग्रहण करनी पड़ेगी। यह है। जी। जैसे कि आपने बताया, हम रोज प्रतिदिन के समाचारों में, पत्रों में पढ़ते हैं और टीवी चैनल को खोलते हैं तो उसमें राशिफल आता है। तो उसमें राशि के अनुसार अपना फल कहा जाता है, बताया जाता है, और उसमें कुछ 2-3 बातें को लेकर के हम दिन भर सावधान रहते हैं, और वैसे कुछ घटित भी होती हैं। आमतौर पर ये हो सकता है कि मानव स्वभाव के कारण ऐसा हो कि उनको बताना, वो उनका जो कहना है वो उसी तरीके का हो जिस तरीके का हमारे यहाँ सामान्य तौर पर घटित होता है। तो क्या इसमें कितनी सत्यता है आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सत्यता तो ये है कि मान लीजिए वो तो जो फल लिखा गया है वो तो चंद्रमा के आधार पर लिखा गया है। अब किसी के चंद्रमा को यदि क्या है कि कोई दूसरा ग्रह प्रभावित नहीं कर रहा है तो वहां उस व्यक्ति के ऊपर उसका फल 100% हो सकता है। लेकिन जहां क्या है कि चंद्रमा यदि किसी दूसरे ग्रह से प्रभावित हो रहा है तो उस स्थिति में तो क्या है कि उसका प्रभाव बदल जाएगा। जी जैसे उदाहरण के लिए किसी जगह पर रहने वाले व्यक्ति पर चंद्रमा का जितना प्रभाव नजर आ रहा है, उसी समय क्या है कि उसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव भी आ रहा है। तो वहां पर क्या है कि उस समय में होने वाली जो घटना है उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा ना। जी तो वो घटना तो क्या है कि दूसरे ग्रह के प्रभाव से परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए वहां वैसा घटित नहीं होगा। जी लेकिन जहां एकमात्र उसी ग्रह का प्रभाव है और उस समय क्या है कि किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में वहां पर क्या है कि वो घटना सत्य भी हो सकती है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ अंशों में क्या है कि इस प्रकार की सत्यता देखी जा सकती है, लेकिन वो क्या है कि एक संभावनात्मक सत्य ही हम पहले से उसको उपकल्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि ये सब व्यक्तियों पर घटित होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जिनकी एक ही राशि है, एक ही नाम से बोले जाते हैं, या क्या है कि एक ही नामाक्षर है उनका शुरू का। तो क्या है कि सब पर वैसा प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति पर उसका प्रभाव नजर आ सकता है, ये संभावना जरूर व्यक्त की जा सकती है। जी। जैसे कि आमतौर पर देखने में आता है कि एक जो समूह में लोग होते हैं, समूह में जो प्राणी होते हैं, 8-10 लोग हैं, और वो कोई एक किसी समस्या से परेशान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए वो चर्म रोग से पीड़ित हैं और सबको हम एक समस्या का निदान उनकी चाहते हैं। तो क्या सामूहिक समस्या का निदान ज्योतिष से संभव है? देखिए, ऐसा है कि
रोग आदि के बारे में तो इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि रोग तो सबका व्यक्तिगत अपने अपने कारणों से होता है। उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, हालांकि क्या है कि रोग ग्रहों के प्रभाव से ही होते हैं, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से होने में भी क्या है कि उन ग्रहों की स्थिति कब बनी, कैसे बनी, वर्तमान में स्थिति क्या है, उनकी जो अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हैं जिनका उस क्या है कि उस रोग को पैदा करने वाले ग्रह पर जो प्रभाव है वो क्या बता रहा है कि कब तक क्या है कि ये नष्ट होगा। तो सबकी स्थितियां उसमें अलग अलग हैं, इसलिए सबका निराकरण एक साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए क्या है कि 10 लोग हैं और उनकी किसी एक ही विभाग के हैं और वहां से मान लीजिए उनको कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए जैसे वेतन ही नहीं मिल रहा है, ऐसे 20 व्यक्ति एक साथ हैं किसी, अब वो कहें कि हमारी समस्या का हल हो जाए, तो देखिए उस समस्या का हल हो तो सकता है, लेकिन उस समस्या के लिए उतने ही व्यक्तियों को प्रयास करना पड़ेगा जी। दूसरी बात क्या है कि वो प्रयास भिन्न तरीके का होगा, क्योंकि वो जो उपाय होगा वो ज्योतिष का उपाय नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष से तो सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए क्या है कि ज्योतिष के आधार पर इसका निराकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका निराकरण अन्य उपायों से किया जा सकता है। जैसे क्या है कि आप तंत्र शास्त्र संबंधी है या मंत्र संबंधी है या यंत्र संबंधी है या अन्य कोई उपाय है, तो वैसे उपाय इनके अंदर काम दे सकते हैं। बाकी क्या है कि सामूहिक मामले में जो है वो ज्योतिषीय उपाय जो है वो संभव नहीं है जी, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रभावों का अध्ययन है। इसमें सामूहिक जो प्रभाव पड़ रहे हैं, सबके प्रभावों में अंतर आने से किसी एक उपाय के लिए कि ये सबका उपाय हो जाए, ये संभव नहीं है। जी जी, ये है जैसे कि ज्योतिष में हम देखते हैं कि जो ग्रहों का प्रभाव है वो पृथ्वी पर एक समान होता है। सब ग्रह पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन वो समान प्रभाव डालते हैं। तो मनुष्य जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो मनुष्य के जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बहुत अलग होता है। इसका क्या कारण आपको नजर आता है? देखिए, प्रभाव तात्पर्य ये है कि ग्रह नक्षत्रों का जो ऊपर से जो रश्मि आ रही है वो समान रूप से आ रही है, आपका कहना ये है जी। लेकिन क्या है कि सब में अलग अलग फल क्यों हो रहा है उसका जी। किसी में कम हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका कारण तो ये है कि वो रश्मियां क्या है कि जिस स्थान पर पहुंच रही है उस स्थानों के अंतर के आधार पर उसमें अंतर आ रहा है ना। कहीं जैसे कहीं गर्मी ज्यादा होती है तो कहीं गर्मी कम होती है, कहीं ठंड ज्यादा होती है, कहीं ठंड कम होती है। तो आप देख रहे हैं ना भूगोल के आधार पर, तो वैसे ही क्या है कि यानी उन ग्रहों की जो रश्मियां आ रही है उसका जो प्रभाव वो भी कम ज्यादा हो जाता है। तो जहां क्या है कि कम प्रभाव होगा तो वहां पर व्यक्ति उससे कम प्रभावित होगा जी। जहां अधिक प्रभाव होगा उसकी रश्मियों का, वहां पर क्या है कि वो व्यक्ति अधिक प्रभावित होगा। तो इसलिए क्या है कि अंतर आएगा ही, निश्चित रूप से अंतर आएगा, क्योंकि सारे व्यक्ति एक जगह नहीं रह रहे हैं। दूसरी बात, सारे व्यक्ति एक समय में उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनकी ग्रह स्थिति भी अलग अलग है। उनके क्या है कि कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां बनी वो भी अलग अलग है। उनको ग्रह जो प्रभावित कर रहे हैं वो भी क्या है कि भिन्न भिन्न स्थान पर क्या है कि अलग अलग मात्रा में उनको क्या है कि वो प्रभाव हो रहा है उनके ऊपर। तो इसलिए उनके फल में अंतर आएगा, तो ये तो स्वाभाविक है, इसलिए एक समान फल नहीं हो सकता जी। जैसे कि मान लीजिए 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है और उनमें 2 या 5 मिनट का अंतर है जुड़वा बच्चों में, लेकिन उनका जो भाग्य है वो एक समान नहीं है। चेहरा एक समान हो सकता है, उनकी कद काठी एक समान हो सकती है, लेकिन उनका भाग्य एक समान नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि पिछले कर्म अलग अलग है, वो तो आपको पता ही है। दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट पहले उत्पन्न हुआ और 1 या 2 मिनट बाद में उत्पन्न हुआ है जी। तो क्या है कि उसके अंदर भले ही लग्न न बदले, आप ये सोच रहे हैं कि भाई लग्न भी समान है, ग्रहों का प्रभाव भी समान रूप से एक ही स्थान पर उत्पन्न हुए हैं, वो सारी बातें आपकी सही है। लेकिन उसमें भी आपको क्या है कि जब हम क्या है कि जन्म लग्न से लेकर के और आगे क्या है कि जैसे नवांश में चलते हैं, फिर उसके बाद में जो है सप्तमांश, द्वादशांश, षोडशांश, आगे क्या है कि चतुर्विंशांश और आगे क्या है कि अर्थात षष्ठ्यांश तक चलते हैं, यो मान लीजिए। तो षष्ठ्यांश में जाकर के तो अंतर आएगा ना। षष्ठ्यांश तो क्या है कि 2 मिनट की कुंडली होती है लगभग। तो षष्ठ्यांश में तो क्या है कि उनका अंतर आएगा, स्पष्ट आएगा। तो षष्ठ्यांश में अंतर आने से उन दोनों की षष्ठ्यांश कुंडलियां भिन्न भिन्न होंगी और उसी आधार पर क्या है कि उनके फल को देखा जाता है जी। केवल लग्न, जन्म लग्न कुंडली से ही क्या है कि उनका फल नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति केवल
जन्म लग्न पर आधारित जो कुंडली देखता है तो वो तो दोनों कुंडलियां समान ही बनेंगी जी। और उनका फल वो समान ही बताएगा, तो वो तो अपने आप ही क्या है कि फेल हो जाएगा ज्योतिषी। तो तात्पर्य ये है कि जब इस प्रकार की स्थिति हो तो वहां पर क्या है कि उसको षष्ठांश कुंडली देखनी चाहिए, षष्ठांश कुंडली में अंतर मिलेगा और उस अंतर के आधार पर उसको फल बताना चाहिए जी। तो तब तो क्या है कि वो सटीक फल बता पाएगा, अन्यथा नहीं बता पाएगा। जी। जैसे कि एक हम देखते हैं कि कोई ग्रह हमारे लिए हानिकारक है, तो हम उसके निवारण के लिए, उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए, जो हमारे लिए सहायक सिद्ध हो हमारे जीवन यापन में सुख प्रदान करने में, तो यह कैसे संभव है गुरुदेव? देखिए ऐसा है कि हानिकारक ग्रह हानिकारक कब होता है, पहले तो इस बात को जानना पड़ेगा कि ग्रह हानिकारक कब होता है। ग्रह हानिकारक तब होता है जब क्या है कि वो अच्छा ग्रह हो और अच्छा ग्रह हो करके खराब स्थान पर बैठ गया हो जी। तो उसका प्रभाव खराब होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई अच्छा व्यक्ति है और वो क्या है कि किसी हिंसा करने वाले व्यक्ति के साथ बैठ गया, तो अब हिंसा करने वाले व्यक्ति के साथ बैठ गया तो उसके स्वभाव में अंतर आ जाएगा, वो भी क्या है कि हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है या कुछ ना कुछ हिंसा कर ही सकता है कि वो सोचेगा कि अरे इसे करने में क्या है, ये सब कर रहे हैं तो मैं भी क्या है कैसा कर देता हूँ। तो तात्पर्य ये है कि अच्छा ग्रह जब खराब स्थान पर बैठ जाता है, जैसे कुंडली में आपके बहुत अच्छा ग्रह है और अच्छे स्थान का मालिक होकर के खराब स्थान में बैठता है तो उसका फल जरूर खराब ही होगा 100%। जी। इसी प्रकार से क्या है कि खराब स्थान का मालिक है और अच्छे स्थान में आकर के बैठ गया तो भी क्या है कि वो खराब ही फल देगा। तो तात्पर्य ये कि पहले तो ये मालूम हो जाए कि ये ग्रह मुझे हानिकारक है, तब आप क्या है कि उसका निवारण करना चाहेंगे कि अब ये कैसे क्या है कि ये सही हो सकता है। तो उसके लिए देखिए कि जो ग्रह खराब है उस ग्रह को, खराब में भी दो हानिकारक है वो, तो हानिकारक ग्रह को हमें बलवान नहीं करना चाहिए, हानिकारक ग्रह को नष्ट करना चाहिए। नष्ट यानी उसके प्रभाव को नष्ट करना चाहिए और प्रभाव को नष्ट करने के लिए दो विधियां बताइए, या तो दान की विधि, जी। ग्रहों का जो दान किया जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि ग्रह तो बलवान होने पर काम करेगा और वहां दान बता देते हैं तो वो विपरीत फल देता है जी। काम तो होता नहीं बल्कि उसके बजाय बिगड़ और जाता है जी। तो उस तरीके से नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी को पहले ये समझना चाहिए कि अमुक ग्रह इसको लाभ देगा या हानि देगा। यदि लाभ देने वाला ग्रह है तो उसको आपको बलवान करना चाहिए जी। यदि हानि देने वाला ग्रह है तो उसको नष्ट करना चाहिए, उसके प्रभाव को नष्ट करना चाहिए, प्रभावहीन बनाना चाहिए। तो दोनों के उपाय अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही उपाय से वो बलवान भी हो जाए और उसी से क्या है कि वो जो है प्रभावहीन भी हो जाए। जी। जी। तो जो अच्छा ज्योतिषी है वो दोनों का विचार करता है, विचार करने के बाद में फिर उसको बताता है कि भाई ये कार्य करो, तो उससे क्या है कि वो सफलता की ओर ले जाता है। तो क्या है कि जो ग्रह हानिकारक है उसको नष्ट करके उसे लाभदायक बनाया जा सकता है। जैसे कि हम क्या है कि मंगल या शनि इत्यादि ग्रह जो कई बार क्या है कि अशुभ फल देने वाले हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि कोई दान कार्य करना होता है तो वो हम कर देते हैं, या और किसी उपाय को जो अपनाते हैं। लेकिन कहीं उसको बलवान कर लिया, जैसे मान लीजिए उसका रत्न ही आपने पहन लिया। अब रत्न पहनने का जो कारण, तो रत्न तो क्या है कि बलवान करने के लिए पहनाया जाता है, न कि उसका निवारण करने के लिए। और निवारण करने के लिए भी पहनाया जाता है तो उसकी भी दो विधियां हैं जी। उसकी विधियां है कि जब वो आपके शरीर से स्पर्श उसका होगा रत्न का, तब तो क्या है कि वो बलवान करेगा जी। यदि स्पर्श नहीं करेगा, उसको नीचे से बंद रखेंगे बिल्कुल जी, तो वो क्या है कि उसकी किरणों को डाइवर्ट करेगा। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो लाभ दे सकता है। तो दोनों स्थितियां उसको क्या है कि सोच करके और फिर उसे बताना चाहिए कि किस तरीके से उसे पहनना है। यदि क्या है कि उसने स्पर्श करते हुए पहन लिया, वैसा क्या है कि बनवा लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो हानिकारक ग्रह उसको और ज्यादा हानि जी करेगा जी। तो क्या है कि ये सब ज्योतिषी के अपने आत्मनिर्णय पर निर्भर करता है जी, कि वो किस प्रकार का उपाय बताता है। लेकिन क्या है कि उसको उपाय सोच समझ करके ही बताना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। कई ज्योतिषी तो क्या है कि अनुमान के आधार पर ही ये पहन लो ऐसा कह देते हैं, वो गलत है। जब तक जन्म कुंडली नहीं देखेगा, जब तक उसे पता नहीं कि इसका क्या है कि कौन सा ग्रह इसको लाभ देने वाला है, और तो बिना देखे ही बता रहा है कि ये पहन लीजिए, तो वो तो क्या है कि उसके ऊपर एक तरह से बलाघात है। यानी उसका जो फल है वो किसी भी स्थिति में क्या है कि सही नहीं होने वाला।
तो आजकल के क्या है कि 80% ज्योतिषी लगभग क्या है कि केवल अनुमान के आधार पर ही बता देते ये पहन लो, और फिर वो काम नहीं करता है, फिर कहते हैं कि अब ये चेंज कर लो, अब ये पहन लो। तो तात्पर्य ये है कि जब आपको ये मालूम ही नहीं है कि इसका कौन सा ग्रह इसको क्या है कि लाभ देने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप बता रहे हो तो आप तो क्या है कि केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जी। तो उस स्थिति में कहाँ फल सही निकलेगा, उसकी कल्पना नहीं की जाती। हम रत्न ज्योतिष पर एक पृथक अलग से इस पर विचार विमर्श अपना करेंगे हम। जैसे कि अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के यदि ग्रह भी ठीक हैं, नक्षत्र यथास्थान अच्छे हैं, ग्रह बलवान है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति कष्ट तो पाता है मानव जीवन में, तो ऐसा क्यों होता है कि, और उसके कष्टों का हम कैसे आकलन करें, कैसे देखें कि उस व्यक्ति के कष्ट निवारण हो सके, साध्य हो सके। देखिए, हम सब प्राणी 2 चक्रों से बंधे हुए हैं, एक काल चक्र है, एक कर्म चक्र है जी। तो हमने क्या है कि काल चक्र को तो देख लिया, हमारी जो जन्म कुंडली वो काल चक्र है ना, और कर्म चक्र इससे भी ज्यादा गहन है। उस कर्म चक्र को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो उस कर्म चक्र को देखने के लिए दूसरी हमारे पास जो चीज है वो है वास्तु, जो ज्योतिष का ही एक हिस्सा है जी। और देखिए, वास्तु का स्थान से संबंध होता है ना, ज्योतिष का समय से संबंध होता है। तो काल वाली चीज तो आपने देख ली कि उसमें कहीं पर भी गड़बड़ नहीं है, तो कष्ट क्यों हो रहा है, तो आप स्थान वाली चीज को देखिए, क्योंकि व्यक्ति यदि काल के कारण पीड़ित नहीं है तो स्थान से पीड़ित होगा, क्योंकि स्थान ही वास्तु है। तो आपको क्या है कि ऐसी स्थिति में उसकी वास्तु की स्थिति का आकलन करना चाहिए। तो अच्छा ज्योतिषी होगा तो वो उसकी वास्तु की स्थिति का आकलन करेगा और उसके आधार पर उसे पता चल जाएगा कि इस कारण से गड़बड़ हो रहा है। तो तात्पर्य ये है कि ज्योतिष वास्तु को इस समय पर सहायता देता है और उस समय क्या है कि उसके प्रभाव का पता चलता है जी। वास्तु के प्रभाव का सहज पता नहीं चलता जी। सामान्य स्थिति में तो यह है कि मान लीजिए आज आपने कोई वास्तु दोष कर दिया तो लगभग आपको क्या है कि 12 वर्ष तक तो पता ही नहीं चलेगा जी, और 20 वर्ष तक उसका प्रभाव नहीं होगा। 12 वर्ष से हल्का प्रभाव नजर आएगा, 20 वर्ष तक उसके बाद में क्या है कि वो फिर जो भी कोई गंभीर समस्या पैदा होगी उसके बाद होगी। ये ज्योतिष शास्त्र का क्या है कि उल्लेख है। तो तात्पर्य ये है कि ऐसी गूढ़ स्थिति में फिर अचानक जब वो स्थिति उत्पन्न होती है तब व्यक्ति घबरा जाता है, वो सोचता है कि क्या अचानक क्या हो गया, अब तक तो मैं यहाँ पर रहता, तब तक मुझे कोई समस्या नहीं थी, आज ये समस्या क्यों हो रही है। अरे भाई, जो बीज आपने पहले बोया था वो अब क्या है कि पेड़ बन गया है, अब उसके फल आ गया है, अब वो फल आ गया तो वो तो आपको कष्ट करेगा ना। ये है विश्व वृक्ष आपने बोया है और इस विश्व वृक्ष का जो फल है वो आपको अब मिल रहा है भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि यदि हम कोई ग्रह निर्माण में कोई वास्तु दोष ले आते हैं, हो जाता है न चाहते हुए भी, तो उसका फल तुरंत नहीं होकर के 15-20 साल बाद अत्यंत भयानक होता है। अत्यंत भयानक होता है। हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि 12 वर्ष तो सांप अपनी बांबी को नहीं छोड़ता है। तात्पर्य ये है कि 12 वर्ष तक तो उस सर्प पर भी अपनी बांबी का प्रभाव नहीं होता है। तो मनुष्य जिस मकान को बना करके रहेगा उसमें कहाँ से प्रभाव होगा 12 वर्ष तक। वास्तु का प्रभाव वहाँ वो काम नहीं करता है। वास्तु का प्रभाव तो उसके बाद से ही प्रारंभ होता है। जी, बहुत आश्चर्य देने वाले समाधान है, प्रश्न है, उत्तर हैं आपके। और इस भाग 3 में ज्योतिर्विज्ञान की श्रृंखला में आपसे हमने अपने समाधान जाने, अपने प्रश्नों के उत्तर जाने, और इस सौजन्य के लिए व्यास बाला बख्श शोध संस्थान का विशेष आभार। हमारे आचार्य जी को विशेष धन्यवाद। प्रणाम।